Hello students, today's first topic is pressure in fluids. All of you must be aware with the term pressure by now. As you know, pressure is defined as force per unit area, that is P is equal to F by A. In today's lecture we are going to learn about the fluids. As you know, water is a liquid. When we pour some water on a table or any other surface, it flows. Air is a mixture of different gases and air also flows from one place to another. जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर एक लिक्विड है। जब आप वाटर को किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वाटर उस सरफेस के ऊपर फ्लो करता है। इसी तरीके से जो एयर है वो भी अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होती है और एयर भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती है। Those substances which can flow easily are called fluids. All the liquids and gases are fluids. वो substances जो आसानी से flow कर सकते हैं उन्हें साइंस में हम fluids कहते हैं। तो जितने भी liquids हैं और gases हैं ये सब fluids कहलाते हैं। तो आगे से जब हम fluid कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम liquids और gases दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। We know that solids exert pressure on a surface due to their weight. जो solids होते हैं वो अपने weight की वजह से किसी भी surface के ऊपर एक pressure exert करते हैं। For example, if you are standing on a surface, then due to your body weight, a pressure is exerted on the surface. Now, fluids also have weight. Fluids का भी अपना weight होता है। So fluids also exert pressure on the container in which they are enclosed. देखिए फ्लूइड्स को रखने के लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई लिक्विड हो या गैस हो। आप जानते हैं उनको रखेंगे तो किसी कंटेनर में ही हम लोग। तो जब हम इन फ्लूइड्स को कंटेनर में रखते हैं तो ये फ्लूइड्स उन कंटेनर के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अ फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इवन अपवर्ड्स। एक फ्लूइड जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, यहाँ तक कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है। Our next topic is buoyancy. When an object is placed in a liquid, the liquid exerts an upward force on it. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, किसी लिक्विड में हम डालते हैं, तो जो लिक्विड है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कॉर्क एंड वी आर होल्डिंग दिस कॉर्क अंडर द सरफेस ऑफ वाटर बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ आवर थंब। नाउ एज सून एज वी रिमूव द फोर्स ऑफ आवर थंब, दिस कॉर्क क्विकली राइजेस टू द सरफेस ऑफ वाटर। नाउ इट अपीयर्स एज इफ एन अपवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस कॉर्क। देखिए एक कॉर्क है, इस कॉर्क को हमने सरफेस ऑफ वाटर के नीचे अंगूठे से फोर्स लगा करके रखा हुआ है, दबाया हुआ है आप कह सकते हैं इसको। तो जब तक आप अपने अंगूठे से इस कॉर्क को दबा कर रखेंगे तब तक ये वाटर सरफेस के नीचे रहेगा। जैसे ही आप अपना अंगूठा हटाएंगे इस कॉर्क से तो ये जो कॉर्क है ये वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया है तो ऐसा लगता है कि इस कॉर्क के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हुई है, तभी तो ये नीचे था, पहले नीचे था, फोर्स हटाते ही वाटर सरफेस पर आ गया, इसका मतलब ये ऊपर आया। तो ऐसा लगता है कि इस कॉर्क के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगी है जिसकी वजह से ये ऊपर वाटर सरफेस की तरफ आ गया। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। इफ यू ट्राई टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर, then that object will appear lighter to you. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर लिफ्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपको हल्का महसूस होता है। But if you try to lift the same object into the air, then that object will appear heavy to you. इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप एयर में लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको भारी महसूस होगा। So this means as long as the object is inside the water, an upward force is acting on that object. That is why it feels lighter to us. यानी जब तक ऑब्जेक्ट पानी में रहता है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है
और इस अपवर्ड फोर्स की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है वो हमको हल्का लगता है जब तक वो पानी में है। जैसे ही ये पानी के बाहर आता है तो वो जो अपवर्ड फोर्स है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि गैस है, एयर इज अ गैस। तो जब हम उसको एयर में उठाएंगे तो वो हमको भारी लगेगा, क्योंकि जो फ्लूइड है एयर भी, लेकिन उसकी वजह से जो अपवर्ड फोर्स लगती है वो कम होती है एयर में। तो जब तक ऑब्जेक्ट्स लिक्विड्स में रहते हैं हमको हल्के लगते हैं, और जैसे ही एयर में आते हैं तो वो हमको भारी लगना शुरू हो जाते हैं। From these examples, we conclude that objects appear to be less heavy when submerged in water than they are in air. तो इन एग्जाम्पल से हमको ये बात समझ में आई कि जब तक ऑब्जेक्ट्स किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड रहते हैं, इमर्स्ड रहते हैं, तब तक वो हमको हल्के लगते हैं, और जैसे ही एयर में आते हैं तो हमको भारी लगते हैं। The tendency of a liquid to exert an upward force on an object placed in it is called buoyancy. यानी buoyancy किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी है जिसकी वजह से लिक्विड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता है जब वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इमर्स्ड रहता है। इवन दी गैसेज एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायंसी। जैसे मैंने बताया कि गैसेज भी बायंसी की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हैं, बट लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड। गैसेज बायंसी की प्रॉपर्टी तो शो करती हैं, लेकिन जो गैसेज बायंसी शो करती है वो लिक्विड के कंपैरिजन में कम होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायंट फोर्स। When an object is immersed in a liquid, it experiences an upward force. जैसा मैंने अभी बताया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। नाउ दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लगी इसी को हम कहते हैं बायंट फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड में इमर्स किया तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड में एक अपवर्ड फोर्स लगी, और इस अपवर्ड फोर्स को नाम दिया हमने बायंट फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। यानी कि बायंट फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है अपथ्रस्ट। इट इज द बायंट फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट्स सीम लाइटर इन द वाटर। यानी ये बायंट फोर्स ही है जिसकी वजह से हमको भारी ऑब्जेक्ट्स हल्के लगते हैं जब वो पानी में रहते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द बायंट फोर्स दैट वी आर एबल टू स्विम इन द वाटर। बायंट फोर्स की वजह से ही हम वाटर में स्विम कर पाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द बायंट फोर्स दैट हैवी शिप्स कैन फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। बायंट फोर्स की वजह से ही जो शिप्स हैं जो कि बहुत हैवी होते हैं वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। Now what is the cause of buoyant force? ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये जो बायंट फोर्स है, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स रहता है, इसका कारण क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। Now this is a container and this container is filled with water. इस कंटेनर में हमने वाटर लिया हुआ है, and we have immersed an object in this water. ये जो पानी है हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया। देखिए ये जो रेक्टेंगुलर शेप का आपको दिख रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। Now since this object is inside the water is exerting a force on this object from all the sides. अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो जो पानी है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करेगा परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। आप देख रहे हैं जो एरोज देख रहे हैं ये एरोज आपको फोर्स दिखा रहे हैं। अब जो इस ऑब्जेक्ट का टॉप है वो कम डेप्थ में, आप देख सकते हैं तो ऊपर है तो डेप्थ कम है, लेकिन जो बॉटम पार्ट है इस ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा डेप्थ में है। तो जैसे जैसे हम डीप जाते हैं वाटर में वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, और अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होती है। तो जो बॉटम पार्ट है इस ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है वाटर इन कंपैरिजन टू द टॉप पार्ट। तो बॉटम पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है। देखिए एरो हेड जो है ये फोर्स दिखा रहे हैं और एरो हेड्स की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा लेंथ का मतलब ज़्यादा फोर्स लग रही है नीचे वाले हिस्से में क्योंकि ये ज़्यादा डीप है वाटर में। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर कम फोर्स लग रही है क्योंकि ये
इसकी जो डेप्थ है वो कम है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी की वजह से चारों तरफ से फोर्स लग रही है। नाउ साइड में जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट के, दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। इस ऑब्जेक्ट के साइड में जो फोर्सेस लगेंगी वो बराबर हैं और अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाउ दीज एरोज यू कैन सी द लेंथ ऑफ दीज एरोज आर इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग डाउन। देखिए जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो लेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम वाटर में डीप जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसी एक लेवल पर, जैसे कि ये दोनों एरोज देखिए एक ही लेवल पर हैं, सो किसी एक लेवल पर जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सेम होगी और अपोजिट होगी। तो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी, ये फोर्स इस फोर्स को, और ये फोर्स इस फोर्स को। तो जो साइड में फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। नाउ the upward force that is acting on this object is greater than the downward force, तो net force is acting in the upward direction। देखिए कुछ फोर्स ऊपर से लग रही है और कुछ फोर्स नीचे से लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है ये डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा है, तो नेट फोर्स किधर हुई, ऊपर की तरफ। तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, जिधर नेट फोर्स की डायरेक्शन है, यानी कि ऊपर की तरफ। सो दिस इज द कॉज ऑफ बाइंड फोर्स। Now the factors affecting bind force. The magnitude of bind force acting on an object immersed in liquid depends on two factors. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली बाइंड फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर वन, द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। एज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड इंक्रीजेज, द बाइंड फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा लिक्विड में, वैसे वैसे उसके ऊपर लगने वाली बाइंड फोर्स भी इंक्रीज होगी। द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली बाइंड फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, बल्कि जो बाइंड फोर्स है वो डिपेंड करती है कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है जो कि लिक्विड में है, इमर्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव टू स्फीयर्स, आपके पास दो स्फीयर्स हैं, दोनों स्फीयर्स अलग अलग मेटल के बने हुए हैं, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं आप कह लीजिए, दोनों के वेट भी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के वॉल्यूम सेम है। तो जब आप इन स्फीयर्स को किसी लिक्विड में इमर्स करेंगे तो दोनों स्फीयर्स के ऊपर जो बाइंड फोर्स लगेगी वो सेम होगी, क्योंकि दोनों स्फीयर्स का वॉल्यूम सेम है। तो जैसे मैंने कहा था कि बाइंड फोर्स डिपेंड करती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, न कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है, उसका वेट कितना है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम सेम होगा और जब हम इनको किसी लिक्विड में इमर्स करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने वाली बाइंड फोर्स भी सेम होगी। Next factor is density of liquid. As the density of the liquid increases, the bind force also increases. यानी कि जब भी किसी लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बाइंड फोर्स भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। सी वाटर में सॉल्ट होता है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है हम उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। तो क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो सी वाटर ज़्यादा बाइंड फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसमें इमर्स्ड है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू स्विम इन सी वाटर, बिकॉज सी वाटर एक्सर्ट्स a greater bind force on the swimmer। तो जब हम सी वाटर में तैरते हैं तो जो सी वाटर है वो ज़्यादा बाइंड फोर्स हमारे ऊपर एक्ट करता है, तो इसी वजह से सी वाटर में तैरना आसान है बजाय कि फ्रेश वाटर के। तो जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली बाइंड फोर्स भी इंक्रीज होती है। Now these are some assignment questions for you, so solve these questions. Thank you.